अब हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस की अगर बात करें तो ये हम सिक्योरिटीज़ की फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। किसकी करते हैं? ऑफ कोर्स सिक्योरिटीज़ की करते हैं। और सिक्योरिटीज़ में फंडामेंटल एनालिसिस का आपका मतलब क्या होता है, हम क्यों करें फंडामेंटल एनालिसिस, राइट? और फंडामेंटल एनालिसिस की अगर जब तक आप उसको डेप्थ में समझेंगे नहीं, आप ये नहीं समझेंगे कि उसमें इकोनॉमी एनालिसिस क्या होता है, उसकी इंडस्ट्री एनालिसिस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें तो ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको ये पता चल जाए कि इकोनॉमिक आउटपुट कैसा है और मार्केट कंडीशंस कैसी हैं किसी भी स्टॉक वैल्यू से रिलेटेड। क्योंकि कोई भी मार्केट कंडीशन होगी वो ऑफ कोर्स स्टॉक की वैल्यू को आपकी अफेक्ट करेगी, जिसकी वजह से हमें क्या करना रहेगा, हमें ये फंडामेंटल एनालिसिस करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, अगर आप कभी भी कहीं पर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको रैशनल थिंकिंग रखनी पड़ेगी। आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमें इससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, या कोई ऐसा तो नहीं कि हमारे फंड पड़े रहें उनमें कोई गेन ही ना हो। तो इसलिए हमें रैशनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने पड़ेंगे। और रैशनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए हमें क्या करना रहता है कि हमें जो उसकी मार्केट वैल्यू है उसको ये देखना है कि क्या वो मार्केट वैल्यू ओवर प्राइस है कि अंडर प्राइस है। अंडर प्राइस या ओवर प्राइस आप कैसे समझेंगे? पहले आप कोशिश करेंगे कि आप उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को जान लीजिए, ठीक है ना। और इंट्रिंसिक वैल्यू आप कैसे जानेंगे? इंट्रिंसिक वैल्यू आप जानेंगे उसकी परफॉर्मेंस से, राइट। और नॉट जस्ट परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं, नॉट जस्ट परफॉर्मेंस आप ये भी कह सकते हैं कि आप उस जो भी आपकी कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आप उसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट, आप उसकी प्रोडक्शन से रिलेटेड, आप उसकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड, आप उसकी जो सेल है उसको देखेंगे, आप उसकी जो अलग अलग कौन सी मार्केट कंडीशन में है, वो किस तरीके की इंडस्ट्री है, ये सारी चीज़ों को आपको देखना रहेगा, राइट। तो ये आपका हो जाएगा कि आपको इस तरह से रैशनल थिंकिंग करके आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, राइट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए, यहाँ पर क्या होता है, जब भी आप किसी भी मार्केट में इन्वेस्ट करने जाते हैं सो मेजर थिंग ये होती है कि मार्केट में जो वैल्यू होती है वो काफ़ी फ्लक्चुएट करती होती है, राइट। सो पहले मैं इसे रेज कर लूँ। सो ये काफ़ी फ्लक्चुएट करती है और इसी फ्लक्चुएशन की वजह से हमें फंडामेंटल एनालिसिस करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है सिक्योरिटी प्राइसिंग के लिए कि सिक्योरिटी की प्राइस कैसी है, हमें इसमें इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा कि नहीं रहेगा, कहीं बहुत ज़्यादा हाई प्राइस तो नहीं है, राइट। इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में मैंने आपको बताया। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? इंट्रिंसिक वैल्यू वो होती है जिसमें आपकी मेजर फैक्टर की डिटेल दी हो। डिटेल कौन सी? जैसे कि जीएनपी, इंडस्ट्री सेल, फर्म सेल, एक्सपेंस, ये सारी चीज़ें आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू में इन्वॉल्व होती हैं, राइट। और हमें इसको ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम इसको डिटरमाइन कर लें बिफोर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है, वो आपकी मार्केट प्राइस से कम है, तो आपकी जो सिक्योरिटी होगी वो ओवर प्राइस होगी। और मान लीजिए जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो मार्केट प्राइस से कम है, इंट्रिंसिक वैल्यू अगर कम है, ठीक है, तो फिर वो सॉरी, अगर मार्केट प्राइस जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है तो वो अंडर प्राइस होगी। इस तरह से आपको ये समझ जाना है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसे मेन जो 3 आपके एनालिसिस है उनको किस में बांटा गया। मैंने क्या बताया था आपको? इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस और कंपनी एनालिसिस। तो आज हम देखेंगे इकोनॉमिक एनालिसिस इन डिटेल, ओके। तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक एनालिसिस की, तो इसमें देखिए, अगर आप अभी तक इकोनॉमी पढ़ते आ रहे होंगे तो उसमें क्या क्या फैक्टर पढ़ते हैं आप? मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर पढ़ते हैं, राइट, और माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर पढ़ते हैं। तो अगर माइक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक सारे फैक्टर्स को मिला दिया जाए तो वो हमारा बन जाता है इकोनॉमिक एनालिसिस का पार्ट, राइट। जैसे कि जीडीपी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, आपकी इंडस्ट्री किस प्रकार, कौन सी इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री है, किसे आपकी सर्विस इंडस्ट्री है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी रहेंगी, राइट। सो इस तरह से हमें समझना। चलिए अब देखते हैं। अब देखिए, ग्रोथ रेट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी अगर आप देखते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि मान लीजिए कोई इकोनॉमी है, ऑफ कोर्स जैसे कि चाइना की इकोनॉमी, कोई भी कंट्री इस कोविड-19 के इम्पैक्ट को बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट हुआ है, पर आप देखिए डबल डिजिट में ग्रो करी है चाइना की इकोनॉमी, 18.5%। तो आप समझ सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आपको कभी इन्वेस्ट करना है तो आप चाइना में, वैसे नेशनैलिटी के उस पर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, पर एक्चुअली अगर आप एक
अच्छे प्रॉफिट मेकिंग आपको इन्वेस्ट करना है तो आप ऑफकोर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, यूएसए में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चाइना में इसलिए भी इन्वेस्ट नहीं करें क्योंकि विश्वास नहीं है ना, ट्रस्ट वर्दी नहीं है। इस तरह से हमें देखना रहेगा। देखिए अगर वहाँ पे अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो मेजर बात ये हो जाती है कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं आपके, उनमें अगर आपका प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो ना ही आपका वो आपका सेल होगा और ना ही आपका वो आपका एक्सपोर्ट होगा। ठीक है, तो दोनों ही, अगर एक्सपोर्ट नहीं होगा तो आप की जो ग्लोबलाइज मार्केट है आप उसका फ़ायदा ही नहीं उठा पाएंगे ना। तो मेन चीज़ हमारी यही है कि अगर आपकी जीडीपी ग्रोथ है तो आप ये उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ इस जो कंट्री है, पर्टिकुलर कंट्री है, पर्टिकुलर रीजन है, मान लीजिए हमारे ही कंट्री में डिस्पैरिटी रहती है जीडीपी के उसमें, केरला जैसी जो स्टेट है वहाँ पर जीडीपी काफ़ी होती है। सर्विस सेक्टर में स्पेशली आप देखिए इंडस्ट्री एनालिसिस करेंगे तो ये भी पता चल जाएगा कौन सी इंडस्ट्री अच्छी काम कर रही है इस तरह से। तो जीडीपी का ये मेरा हम लोगों का सबसे ज़्यादा बड़ा मकसद होता है कि क्या यहाँ पर जो जीडीपी है वो किस तरीके से अवेलेबल है। ऐसा तो नहीं है कि हर दूसरे तीसरे साल में ये आपकी जीडीपी फ्लक्चुएट कर रही हो, आपकी फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है। अगर जीडीपी ग्रो कर रही है तो ऑफकोर्स फेवरेबल है स्टॉक मार्केट के लिए। फिर बात करते हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की। देखिए सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इसमें हमें ध्यान रखना होगा कि अगर किसी भी कंट्री में है, मान लीजिए हमारी कंट्री है और कंट्री में कोई भी लोगों की एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, राइट, तो एम्प्लॉयमेंट रेट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा होगा तो सबसे बड़ी चीज़ की सेविंग होगी और सेविंग से ही लोग इन्वेस्ट करते हैं एक्चुअली। ठीक है, हम क्या करते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास कहीं से ऊपर से पैसे गिर जाएंगे हम इन्वेस्ट कर देंगे, नहीं, तो सेविंग होती है तो उसी को हम इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो जिस देश की जितनी ज़्यादा सेविंग उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उतनी ज़्यादा मनी मार्केट में पैसे अवेलेबल होते हैं मनी मार्केट में, और जितने ज़्यादा मनी मार्केट में पैसे अवेलेबल होते हैं वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना उस कंट्री की इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ईजी रहता है, राइट। और वर्किंग कैपिटल के अलावा वो, और देखिए सेविंग होगी तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ आप बैंक्स में नहीं करेंगे, बैंक्स में सेविंग अकाउंट में डालेंगे तो भी फ़ायदा है, और अगर आप स्टॉक मार्केट में डालेंगे तो वो भी फ़ायदा है, राइट। तो सेविंग से आपका मनी मार्केट और इन्वेस्टमेंट से आपका कैपिटल मार्केट इंप्रूव होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सेविंग से क्या, मनी मार्केट, और ये गलत हो गया था, सेविंग से मनी मार्केट और इन्वेस्टमेंट में से आपका कैपिटल मार्केट मजबूत होता है, इसको आपको ध्यान रखते हुए चलना है। ओके, तो एक बार आप इसको समझ लिए। कैसे समझेंगे, देखिए इन्वेस्टमेंट में आप क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट में या तो हम डिबेंचर में इन्वेस्ट करेंगे, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, इक्विटी शेयर खरीद लेंगे, प्रेफरेंस शेयर। सेविंग क्या है कि हम जाके सेविंग बैंक अकाउंट में अपना डाल के रख दिया, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, देखिए यही सारी बात है कि आपका जितना ज़्यादा आपका सेविंग होगी वो आप अलग अलग जगह पे डालोगे, जो मैंने बताया स्मॉल सेविंग स्कीम्स, बैंक डिपॉजिट, ठीक है, यही सारी चीज़ें। अब अब बात करते हैं हमारे इंडस्ट्री ग्रोथ रेट की। अब ये इंडस्ट्री ग्रोथ रेट क्या होता है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि अलग इंडस्ट्री अलग तरीके से ग्रोथ रेट उनका होता है। जैसे कि यहाँ पर अभी इस समय देखा जाए तो इंडिया में सर्विस सेक्टर के बहुत ज़्यादा बूम है, ठीक है। सर्विस सेक्टर में जैसे कि आप जियो ही देख लीजिए, इनके इसमें एफडीआई कितना ज़्यादा रहा, एफडीआई इनका 80% एफडीआई, एक 80% एक तो एफडीआई सर्विस सेक्टर में रहा, ऊपर से उसमें से भी काफ़ी एक ह्यूज एक सब्सटेंशियल अमाउंट, आपका मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, सब्सटेंशियल अमाउंट जियो में इन्वेस्ट किया था, सॉरी जियो में इन्वेस्ट किया था। तो ये इससे क्या पता चलता है आपको कि कौन सी आपकी इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो कर रही है, ठीक है ना, उसकी कितनी जीडीपी है, कितना वो कंट्रीब्यूट करी। जैसे कि इस समय सर्विस सेक्टर में लोग जो जो भी, हालांकि इतने ज़्यादा लोग ने है नहीं, बहुत परसेंटेज काफ़ी कम है, पर सर्विस सेक्टर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनका वो अर्निंग कर रहे हैं, रादर देन कोई भी आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, कॉटेज इंडस्ट्री हो गया, एमएसएमई हो गया। ये सारे सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखी गई हैं आफ्टर पैंडमिक। अब हम आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन को लेकर के। देखिए प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो इससे ये आपका कैसे दिक्कत में आता है, या तो जब आपकी सप्लाई चेन में डिस्ट्रक्शन हो जाए, और या तो आपकी डिमांड डिक्रीज हो जाए, सॉरी हाँ, डिमांड इंक्रीज हो जाए और सप्लाई चेन में डिस्ट्रक्शन हो जाए, है ना। तो देखिए तब इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हो जाता है। मान लीजिए कल को चाइना रॉ मटेरियल जो हम लोग यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं
एपीआईज इंपोर्ट करते हैं, तो एपीआईज बिल्कुल बंद कर दें। और ऐसा किया भी गया है कई बार, स्ट्रैटेजिक स्टेप्स के अंदर लेते हुए उन्होंने इस तरीके से काम किया भी है। तो ऑफ कोर्स मेडिसिन की कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कॉस्ट बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन आ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा तो ऑफ कोर्स फिर कई बार इन्फ्लेशन अच्छा भी होता है, कई बार इन्फ्लेशन बुरा भी होता है। आपने इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ा होगा तो आपने ये भी जाना होगा कि इन्फ्लेशन रेट जब एक पर्टिकुलर लिमिट में बढ़ता है तो वो लिमिट 4 to 5% अगर मान लीजिए बढ़ता है तो फिर वो क्या करता है, वो आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा हो गया तो फिर एक पर्टिकुलर लिमिट में बढ़े और इकोनॉमी ग्रो करे। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि कितना सिग्निफिकेंट हो जाता है इन्फ्लेशन का बढ़ना भी और कंट्रोल में रहना भी, और कंट्रोल में रहते हुए वो हमें बेनिफिट देगा। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो देखिए, हमने अलग अलग टाइप की इन्फ्लेशन इकोनॉमी में पढ़ रखी थी, तो अब उन अलग अलग टाइप के, आपको इसको लिखने का तरीका मैं बता दूं कि आप प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन को दिमाग में रखते हुए अलग अलग टाइप की इन्फ्लेशन लिख लीजिए, और उनसे किसी भी मार्केट में क्या फ़र्क पड़ रहा है और आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसका कंक्लूजन आपको क्रिएट करना है अपनी इकोनॉमी की, जो आपने पढ़ा उसको दिमाग में रखते हुए। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर और मॉनसून। एग्रीकल्चर क्या होती है, एग्रीकल्चर हमें क्यों, हमारे के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपके दिमाग में आनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अगर आपके दिमाग में आती है तो आप ये जान सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, और अगर रॉ मटेरियल ही महंगा हो जाएगा तो ऑफकोर्स दिक्कत में आएगी। और मानसून से, या तो मानसून अगर अच्छा हो गया तो भाई सप्लाई ज़्यादा होती है ना, और अगर मानसून दिक्कत में आ गया तो फिर सप्लाई कम हो जाती है। तो इस पर डिपेंड करता है, इसमें भी आप दो चीज़ें बना सकते हैं, मानसून अच्छा है, मानसून मॉडरेट है, या तो एक्सट्रीम मानसून है या मॉडरेट मानसून है। और एक्सट्रीम में आपका या तो अच्छा एक्सट्रीम हो सकता है या बुरा एक्सट्रीम हो सकता है। इस तरीके से देखिए, इसमें यहाँ पर बाइफरकेशन नहीं किया गया है, पर जितना आपको आपको भी अच्छे से पता होगा, आप इसको आराम से समझ के उसको टेबल बना लीजिए, उसकी फ्लो चार्ट बना लीजिए। जितना आप फ्लो चार्ट में आप वहाँ पे डिफाइन करेंगे जाके, आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिए, यही सब लिखा हुआ है, सप्लाइंग इनपुट टू एग्रीकल्चर आर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय चेंज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आपकी क्या होती है, आपके प्रोसेस्ड फूड्स बनते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें आपका होता है। अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट आपका किसके अंदर किया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी की बात आई, आपके दिमाग में आना चाहिए इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट घटा या बढ़ा के हम लोग क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई। आई वाज अबाउट टू से सीबीआई। तो देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या करते हैं कि अपनी जो एक मार्केट स्टेबिलिटी उसको मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि अगर लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो उसमें क्या आपका असर पड़ेगा, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट मोर मनी चीप कॉस्ट, है ना, और हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, फिर दिक्कत आएगी, तो लेस मनी हाई कॉस्ट। इस तरीके से आप समझ सकते हो। और जितना वो बोरोइंग कम लेंगे उस उतना उनका हो सकता है प्रोडक्शन कम हो। ये डिपेंड करता है वो किस तरीके से बोरो करते हैं, उनकी क्या पॉलिसी है। और देखिए, यहाँ पर आप बात कर रहे हैं कहीं किसी भी मनी मार्केट में, देखिए अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं इंटरेस्ट रेट, तो मान लीजिए इंटरेस्ट रेट आपके हाई होंगे। ये देखिए, आप इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचिएगा और इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचिएगा। क्योंकि देखिए, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप सोचेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको प्राइस हाई से हाई प्राइस मिल जाए। इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो कम से कम प्राइस मिले, और इसको कम से कम प्राइस में अगर रॉ मटेरियल मिलेगा तो इसका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो आपका अल्टीमेटली फायदा होगा, वो आपको मिलेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। वैसे यहाँ पर इंटरेस्ट रेट की बात चल रही है तो आप इंटरेस्ट रेट का ही सोच के अपने दिमाग से इन्वेस्टर के हिसाब से आप उसका फ्लो चार्ट बना सकते हैं, जैसा मैंने आपको समझाया। लो रेट होने पे क्या होगा, कम लो रेट होगी, आपकी ज़्यादा चीप मनी होगी, और फिर लोगों को क्या होगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बोरो करेंगे, है ना, और बोरो करेंगे तो उनकी फिर क्या होगा, शेयर की जो प्राइस है, मतलब जो उनको इक्विटी शेयर में उनको पे करना रहता है वो बढ़ जाता है। ओके, सो ये होप आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब मान लीजिए आपने इक्विटी शेयर, आपने मान लीजिए अपना पैसा लगाया था, सपोज आपके यहाँ इक्विटी शेयर है, सिर्फ आपका, आपकी एक इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री में सिर्फ आपने ही पैसा लगाया था, इक्विटी शेयर सिर्फ आपका ही था 100%। ओके, 1% कंपनी मान के चलते हैं। और ऐसे केस में क्या होगा कि आपने जितना आप बोरो करेंगे उतना ज़्यादा आप प्रोडक्शन करेंगे, आपका फ़ायदा होगा, आपका फ़ायदा होगा तो क्या होगा, फिर आपका प्रॉफिट जनरेट होगा, वो प्रॉफिट आपके ऊपर आएगा, आपके पास आएगा, और आप उससे इंटरेस्ट भी पे कर सकते हैं। तो इसलिए चीप आपका पड़ जाता है बोरोड फंड्स। इसलिए कैपिटल बजट और डेफिसिट, कैपिटल बजट और डेफिसिट को देख के आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि ये क्या है, ये फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है। या तो टैक्स कम कर दे सरकार, है ना,
या तो फिर वो ऐसी कोई पॉलिसीज ले आए आपको सब्सिडी प्रोवाइड करे, है ना। सब्सिडी का कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, जैसे कि चाइना अपने यहाँ के बिजनेसेस को खूब सब्सिडी देते हैं कि बिल्कुल डम करके आओ, तुम टेंशन मत लो, इस तरह से, है ना। तो ये गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, वो जिस तरीके से सेंट्रल बजट में किस तरीके से वो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की अपनी बताते हैं, उनका डेफिसिट में जा रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट के हिसाब से ही वो अपना क्या करते हैं कि अपने दिमाग अपना जो मॉनिटर जो भी फिजिकल पॉलिसी उसको तय करते हैं। फिजिकल पॉलिसी में आपका टैक्सेशन हो जाता है, टैक्सेशन में मान लीजिए बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चल रहा है, तो डेफिसिट के टाइम पे सरकार क्या करेगी कि इम्पोर्ट कम करने की कोशिश करेगी, नहीं, इम्पोर्ट कम करने की कोशिश करेगी तो कस्टम ड्यूटी बढ़ा देगी, और कस्टम ड्यूटी बढ़ा देगी तो फिर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने के बाद आपका जो है प्रोडक्ट आपका इम्पोर्ट करने के बाद महंगा हो जाएगा। यही सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं कि देखिए फाइनेंसिंग और द डेफिसिट गवर्नमेंट क्या करती है कि एक्सटर्नल या इंटरनल बोरोइंग के बारे में सोचती है, लेकिन ज़्यादातर ये हमारे यहाँ की गवर्नमेंट इंटरनल बोरोइंग ही करती है, ठीक है। और ज़्यादातर जो डेफिसिट बजट होता है हमेशा हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन लाता है और एडवर्सली इफेक्ट करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सरप्लस बजट और इस तरह से। तो आपको ये देखना है कि किस तरह से आप इस इंडस्ट्री में, देखिए अल्टीमेटली आप या तो आप तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में या तो इन्वेस्ट करेंगे, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करें तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, उसमें तो आपकी सिक्योरिटी रहेगी रहेगी। लेकिन अगर आप कभी इंडस्ट्री में कहीं पर जा रहे हो तो इंडस्ट्री में आपको सोचना पड़ सकता है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आ जाता है टैक्स स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने बताया टैक्स स्ट्रक्चर, है ना, टैक्स स्ट्रक्चर आपका कैसा है। देखिए बिजनेस कम्युनिटी को क्या रहता है कि उनको ज़्यादातर टैक्स स्ट्रक्चर में क्या चाहिए कि उनको लिबरल टैक्स पॉलिसीज लाई जाए, टैक्स एग्जेम्पशन मिले। लिबरल टैक्स पॉलिसीज मतलब उनको टैक्स एग्जेम्पशन मिले, उनको टैक्स में डिडक्शन मिले, कुछ इस तरीके से टैक्स प्लानिंग वो कर पाए कि कम से कम टैक्स दें, कम से कम टैक्स देंगे तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचेगा, कंसेशन हो, इंसेंटिव हो, इस तरह से। अगर सर्टेन इंडस्ट्री में आप जाके करते हो तो आपको ऑफकोर्स कंसेशन इंसेंटिव मिल सकता है और आप उसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, फेवरेबल होगा आपके ऊपर। मान लीजिए आप कहीं कोई पे काफ़ी बड़े लेवल पे बायो गैस का प्लांट लगा हुआ है और वो उससे कुछ जनरेट कर रहे हैं, तो उससे जब जो जनरेट भी जो कुछ भी वो जनरेट कर रहे होंगे उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया, इसको अब आपको देखना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर बैलेंस सरप्लस होगा, बैलेंस बीओपी सरप्लस होगा तब क्या होगा, डेफिसिट होगा तब क्या होगा। ये सरप्लस डेफिसिट होता कब है, इसकी पहले तो आप मीनिंग बता दीजिए, फिर आप ये बता दीजिए कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आपके फॉरेन रिजर्व में क्या फ़र्क पड़ता है, आपकी मार्केट में क्या फ़र्क पड़ता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसे चेंज होती हैं, इस तरह से आप बता सकते हो, ठीक है। ये आपको देखिए, ये मैंने आपको गवर्नमेंट पॉलिसी में ही थोड़ा सा आपको ग्लिम्स दे दिया था, अब ये आपको इसकी टेबल आपको बनानी है ना। अब देखिए अगर मैं ही आपको हर चीज़ बता दूंगी तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने ये चीज़ें पढ़ी नहीं, आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है, बस अब इनका जो इफेक्ट है वो आपके डिसीजन मेकिंग पे आपका फ़र्क डाल रहा है ना। तो एक्सचेंज रेट को हमें देखना है, इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आर कॉन्शियसली अफेक्टेड बाय द चेंजेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, है ना। फॉरेन एक्सचेंज रेट बदल जाते हैं ना बैलेंस ऑफ पेमेंट की वजह से, डेफिसिट होगा तो ऑफकोर्स फॉरेन एक्सचेंज रेट बदल जाएंगे, वॉलेटिलिटी हो जाएगी फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में, तो ऑफकोर्स इन्वेस्टमेंट में दिक्कतें आएंगी। अब आगे बात करते हैं, आगे हमारा आता है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेन चीज़ होती है ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के, जितना मजबूत ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उतना ज़्यादा हम लोग उस चीज़ को एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे कि हमारा इनलैंड ट्रांसपोर्ट अच्छा हो, हमारा वाटरवेज अच्छे हों, हमारी जो रोडवेज हैं, रेलवेज हैं, ये सब अच्छे हों, तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी कि मोबिलिटी को बढ़ा देंगी। और जैसे ही किसी भी प्रोडक्ट की मोबिलिटी बढ़ती है तो उसकी मार्केट एक्सपेंड हो जाती है, और मार्केट एक्सपेंड हो जाती है तो ऑफकोर्स फ़ायदा होता है। अगर हम बात करें बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर की, तो ये भी कई जगह पे कई रूरल एरिया में पहुंच जाता है, ये लोगों को डेट दे सकता है, लोगों को एडिक्वेट सपोर्ट दे सकता है। इसी वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि आरआरबी सेटअप की गई थी, और यहाँ पर कब पर्टिकुलर जो पॉलिसीज़ हैं कोई गवर्नमेंट द्वारा लाई गई हैं, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप खोल सकते हो, तो ऐसे केस में वो भी काफ़ी अच्छे से रोल प्ले करता है। तो यानी कि ट्रांसपोर्ट हो, पावर सेक्टर हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ आपकी पूरी पूरी होनी चाहिए। यहाँ पर इतना नहीं डिटेल में दिया गया, पर मैं आपको बता दूँ, एक साइकोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, साइकोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, आप इसमें इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी कह सकते हैं ऑफ कोर्स। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर आप जोड़ लीजिए,
ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर किसी जगह के मजबूत होते हैं तो ऑफकोर्स उस जगह पे कोई भी इंडस्ट्री आप चली जाए तो वो काफ़ी अच्छे से वो ग्रो कर जाती है। ये चीज़ें आपको, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेमोग्राफिक फैक्टर। अब इसमें सिंपल वर्ड्स में अगर हम बताएं तो जहाँ की जितनी ज़्यादा जनता वहाँ का उतना चीप लेबर, जितना चीप लेबर उतना प्रोडक्शन, उतना प्रोडक्शन उतनी मार्केट में आपके जाएगा, प्रोडक्ट इन्फ्यूज़ हो जाएगा, और जितना ज़्यादा प्रोडक्ट इन्फ्यूज़ होगा उतना ज़्यादा उन लोगों का फ़ायदा होगा। और अच्छे से देखिए, मार्केट सिर्फ आप सिर्फ लेबर का ही सप्लाई नहीं देती है, बल्कि कंज्यूमर्स का भी सप्लाई देती है। और जितना ज़्यादा कंज्यूमर होंगे ऑफ कोर्स आपकी ऑक्यूपेशनल लिटरेसी, जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से उनको उतनी ज़्यादा चीज़ें वो कंज्यूम करेंगे, उनकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी, है ना, और ऑफ कोर्स वो बूम कर जाएगी। अब सेंटीमेंट्स की बात करते हैं, जैसे कि आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर आप इंडिया में हैं तो बीफ, आपके बीफ से बना हुआ प्रोडक्ट ऑफ कोर्स खाना थोड़ा सा नहीं है, नहीं खा सकते यहाँ पर उसी जगह पे अगर आप किसी और कंट्री में चले जाओ, किसी स्कैंडिनेवियन कंट्री में जाके देखिए, वहाँ पे आप आराम से बीफ खुले आम आप खा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से सेंटीमेंट, कौन से प्रोडक्ट वहाँ पर अलाउड है, कौन से एथिकल है, कौन से एथिकल नहीं है ना। तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हायर सेंटिमेंट्स ऑफ कंज्यूमर एंड बिजनेस कैन हैव अ इम्पोर्टेंट बियरिंग ऑन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड हायर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस लीड्स टू हायर एक्सपेंडिचर, है ना। जितना आपके उस पर कॉन्फिडेंस होगा, आपका आपकी ट्रस्ट वर्दीनेस जितनी होगी, आपका जिस तरह का प्रोडक्ट होगा सोसाइटी के हिसाब से, वो भी डिपेंड करेगा। अब देखिए यहाँ पर आप कोई परेशान ना हो, ये मैंने नाम लिया, लेकिन देखिए किसी भी प्रोडक्ट से और किसी भी प्रोडक्ट की कंपनी से एक काफ़ी एक एक रिलेशन होता है। अगर वो रिलेट व्यक्ति नहीं कर पाएगा तो ऑफ कोर्स मार्केट नहीं चलेगी। अब देखिए आगे बात करेंगे इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। तो देखिए अभी एक बार रिव्यू ले लेते हैं इसको, जो भी हमने पढ़ा, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट पढ़े। हमने सेंटीमेंट्स के बारे में देखा, हमने देखा डेमोग्राफिक फैक्टर कौन कौन से होते हैं, जीडीपी देखा, टैक्स पॉलिसीज़ के लिए देखा, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, बजट, बीओपी। इन सबको देखते हुए हम अगर किसी भी चीज़ पे इन्वेस्ट करते हैं, ये कुछ फैक्टर हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर हैं, जिनको देखते हुए हमें काम करना है। अब देखिए बात करते हैं इकोनॉमिक फोरकास्टिंग टेक्निक की। देखिए इकोनॉमिक फोरकास्टिंग टेक्निक्स में सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं एंटीसिपेटरी सर्वेस। अब देखिए ये एंटीसिपेटरी सर्वेस क्या होते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके प्रोमिनेंट पीपल होते हैं किसी भी गवर्नमेंट में या इंडस्ट्री में, वो उनसे पूछा जाता है कि आप किस तरीके का प्लान करते हो, किसी भी मतलब कंस्ट्रक्शन को लेकर के, और प्लांट को, इक्विपमेंट एक्सपेंडिचर को लेकर के, जितनी भी प्रोडक्शन से रिलेटेड या फिर जितने भी आपके मार्केट में ज़रूरी आपके फंक्शंस होते हैं, उनके उनसे रिलेटेड आपके किस तरीके के प्लान हैं। जब आप ये देख लेते हैं तो इनसे आपको ये पता चल जाता है कि जो भी इनके फ्यूचर स्पेंडिंग प्लान्स होंगे वो किस तरह से होंगे, राइट। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग इकोनॉमिक फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि हाँ, जैसे कि मान लीजिए सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, आज से अगर 10 साल पहले आप जाएं तो मैगी, 10 साल 15 साल पहले चली जाए तो मैगी की इतनी डिमांड नहीं थी, मैगी इतना अच्छे से मतलब लोगों में के बीच में नहीं पॉपुलर था। पर धीरे धीरे मैगी की डिमांड क्रिएट की गई। अब कैसे क्रिएट की गई, ये उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है की थी, और उसमें आप डीप में सोचिएगा इसके बारे में एक बार, कैसे क्रिएट की गई। देखिए तो फिर ये जो मैगी की डिमांड फिर कैसे ग्रेजुअली बढ़ी है, इसके लिए सर्विस, मार्केट सर्विस किए गए होंगे बोथ ऑफ कंज्यूमर एंड ऑफ दी वहाँ पे इंडस्ट्री वर्कर, क्योंकि वो किस तरीके का प्रोडक्ट बना रहे हैं और किस तरीके से इन्वेस्टर के कंज्यूमर के एटीट्यूड को मोल्ड कर रहे हैं, और उससे इन्वेस्टर पे भी फर्क पड़ता है, राइट। तो अगर कंज्यूमर का एटीट्यूड मोल्ड हो रहा है तो ऑफ कोर्स जो इंडस्ट्री है वो अपने हिसाब से उसे कर सकती है और आराम से वो कंप्लीट अपना जो टारगेट है वो कर सकती है ना। तो ये एंटिसिपेटरी सर्वेस क्या होते हैं कि हम अनुमान लगाने के लिए लोगों से पूछते हैं, बात करते हैं, और इसी से अनुमान लगा करके हम कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब ये जान सकते हैं कि हाँ हमें इस इंडस्ट्री में जाके इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि एक तो हमने प्रोडक्ट से रिलेटेड लिया, ठीक है, एक प्रोडक्ट से रिलेटेड लिया, दूसरा हम इंडस्ट्री से रिलेटेड ले सकते हैं, तीसरा हम कंट्री की से रिलेटेड ले सकते हैं, किसी कंट्री के ओवरऑल जो भी किस तरीके का वहाँ का कंडीशन है, पॉलिटिकल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन। देखिए कोई भी एक कंडीशन में दिक्कत आएगी, आपकी इंडस्ट्री में दिक्कत आना तय है। मान लीजिए आपकी सीरिया जैसी कंट्री है, आपकी आपकी ईरान जैसी कंट्री है, आपकी मान लीजिए कोई ऐसी जैसे मोरक्को में आप स्थित हैं जहाँ पर
प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए आप टिगरे रीजन में हैं, इन सब रीजन में होंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या आप इंडस्ट्री सेट करके आप अपने सामान को बेच पाओगे, नहीं बेच पाओगे। क्या आप वहाँ की इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करोगे, नहीं करोगे। ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर जो भी हो, किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड, किसी भी कंट्री से रिलेटेड, किसी भी कंपनी से रिलेटेड, इन सारी चीज़ों को आपको एंटीसिपेटरी सर्वे में इन्वॉल्व करना होता है, राइट। अब बात करते हैं ओके अब बात करते हैं आगे। तो ओके समझ में आ गया होगा आपको, सो होप देखिए किस तरीके से स्टैटिस्टिक्स पे ध्यान देते हैं। अब बैरोमेट्रिक या इंडिकेटर अप्रोच, देखिए ये सब थ्योरी है। ये थ्योरी इसलिए है क्योंकि देखिए अगर आप सोचिए थ्योरी है तो थ्योरी है, वैसे एक्चुअली में ये प्रैक्टिकल है। ये आप देखते हैं ना, सर्वेज आता है यूट्यूब में लिख करके कि आपको कौन से प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है ना। इस तरीके से कई कई प्रोडक्ट आते हैं, कई कई प्रोडक्ट के सर्वे आते हैं। ये सब एंटिसिपेटरी सर्वे तो है, ये कंज्यूमर के बिहेवियर को जानने के लिए है ना। ये सब एंटिसिपेटरी सर्वे का पार्ट होते हैं। तो ये आप इसके एग्जांपल भी दे सकते हैं, यूट्यूब में होने वाला सर्वे, फेसबुक में होने वाला सर्वे, अलग अलग सोशल मीडिया में होने वाला सर्वे। आप कहीं पे जाते हैं कहीं किसी उसमें, तो वो कहते हैं मैडम रिव्यू दे दीजिए। ये सब क्या है, ये सब सर्वे है, ये सब आपका एक टेक्निक है जानने के लिए। तो आपको ये सब चीज़ें आप जो आपके आसपास घट रही हैं उनको पे ध्यान दीजिए। ये सब आपके आसपास ही घट रहा है। ये दिस इज मोर देन प्रैक्टिकल देन एनीथिंग। आप नहीं देखोगे कि हर कोई जाके अकाउंटिंग में जाकर के कोई बैलेंस शीट बना रहा है, आप नहीं देखेंगे। पर आप ये कुछ जो एक प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो आप आसपास देखते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट होती हैं। बात करते हैं बैरोमेट्रिक या इंडिकेटर अप्रोच। देखिए बैरोमेट्रिक टेक्निक जो होती है, ये किन्हीं दो घटनाओं के बीच में आपकी जो रिलेशनशिप है उसे एज्यूम करती है। ठीक है, कैसे एज्यूम करेगी इसे चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए कि कोई इंडस्ट्री है, वो प्रोडक्शन कर रही है और वो क्या करती है कि वो लोन लेती है किसी भी कॉमर्शियल बैंक से, और धीरे धीरे उस सेम डायरेक्शन में वो मूव कर रही है। अब अगर हिस्टोरिकल डेटा को आप एग्जामाइन करो तो आप क्या कहोगे कि अगर इकोनॉमिकल वेरिएबिलिटी आ जाए अचानक से, अगर कोई दिक्कत, मान लीजिए पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ही आ जाए उस कंट्री में, किसी कारण में सिविल वॉर हो जाए, वैसे तो किसी कंट्री में ना हो आए हो, बट ऐसा हो भी सकता है, जैसे कि कहीं पे स्ट्राइक हो जाए, कहीं पे कोई दिक्कत आ जाए, कहीं एक्सटर्नल थ्रेट आ जाए, मान लीजिए एक्सटर्नल थ्रेट ही आ जाए, क्योंकि एक्सटर्नल एलिमेंट्स कम नहीं होते हैं किसी भी कंट्री में दिक्कत पैदा करने के लिए, और अक्सर एक्सटर्नल थ्रेट से ही आता है। तो इन सबको जानने के बाद हम क्या होगा, अचानक से दिक्कत आ जाए और वो लोन पे लोन लिए जा रही है इंडस्ट्री, तो क्या होगा। तो जितना इस लोन का उसके प्रोडक्शन में क्या फ़र्क पड़ेगा, ये आपकी बात, आपका क्वेश्चन हो जाता है नहीं। और इसी क्वेश्चन को जो ऐसे ही आप सॉल्व करते हैं, आपको पता लगता है कि हाँ ये हमारा बैरोमेट्रिक अप्रोच है कि हाँ ये देखिए इंडस्ट्री ने इतना पैसा इतना लिया है, लोन लिया है, तो ऑफ कोर्स इसमें दिक्कत आ सकती है। ओके, तो हमारे ये इंडिकेटर जो होते हैं ये हमें ये बता सकते हैं किस तरीके की इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी आएगी। अब देखिए मान लीजिए कई सारी इंडस्ट्री सोचे कि नहीं हमें तो इक्विटी पे ही करना है, हमें प्रॉफिट अपना लेना है, और वो सबके साथ अब वो बार बार सबके सब लेते जा रहे हैं लोन लोन, तो लोन का प्राइस भी तो इंक्रीज होगा। मान लीजिए कोई टर्मोइल ना भी आता है, नहीं भी आए, मत आए टर्मोइल, कुछ ना हो, सब अच्छा रहे, पर लोन अगर ज़्यादा लिया जाएगा तो भी अच्छी चीज़ें कम हो जाएंगी और इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि ये जो इंडिकेटर्स हैं इन्हें किस तरीके से हम समझ सकते हैं। देखिए इसमें कोई फिगर भी दिया हुआ है, बता रहे हैं, पर एक सेकेंड, मुझे लगता नहीं है फिगर अभी, चलिए देख लेंगे, आगे फिगर आएगा आपको याद रहेगा। बैरोमेट्रिक और इंडिकेटर अप्रोच, लीडिंग सीरीज। अब ये लीडिंग सीरीज क्या होती है, देखिए लीडिंग सीरीज जो होती है इसमें डेटा होता है जो कि आपका मूव अहेड ऑफ द सीरीज बीइंग कंपेयर्ड। ओके, कोई भी सीरीज आप कंपेयर करो वो आगे आगे मूव करता है। ओके, जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें, द एप्लीकेशन फॉर द अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन ओवर टाइम इज लीडिंग सीरीज फॉर द डिमांड ऑफ द कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ऑफ कोर्स, वेरी गुड। ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि खूब सारे हाउसिंग लोन लिए जा रहे हैं तो फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल का भी फिर बढ़ेगा ना, है ना। कंस्ट्रक्टर मटेरियल जो है उसकी डिमांड बढ़ेगी। बर्थ रेट अगर चिल्ड्रन की देखी जाए तो फिर वो डिमांड करेगी सीट्स ऑफ स्कूल्स, है ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ को इफेक्ट कर रही है ना। तो ये हम समझ सकते हैं। अब हम बात करें, देखिए ये फिगर में दिखाया गया है कंपोनेंट्स ऑफ करेंट कंपोजिट इंडेक्सेस, है ना। देखिए इस फिगर में क्या दिखा रहे हैं, अलग अलग तरह की इंडेक्सेस दिखा रहे हैं,
और अलग अलग तरीके के इंडेक्सेस से हम ये समझ सकते हैं कि कहाँ पर कैसा क्या हो रहा है। अब ये इंडेक्स आपको तैयार करनी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं रुकी हुई हूँ। ओके, होप आपने ले लिया होगा, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। और इसको आपको देखना है कि कौन कौन सी इंडेक्स हैं जो इंडिकेटर में केस में होती हैं, जो कोइंसिडेंस इंडिकेटर है, लैगिंग इंडिकेटर है, ठीक है। और किस तरीके से आप ये समझ सकते हो कौन सी मार्केट लीडिंग इंडिकेटर, कोइंसिडेंट इंडिकेटर, अलग अलग तरह के इंडिकेटर आपको डिवाइड हो गए और इससे आप आसानी से ये बता सकते हो कि कहाँ पर क्या हो रहा है ना। अब देखिए कोइंसिडेंट सीरीज क्या होती है कि अचानक से आपका जो डेटा है वो मूव्स अप हो जाए या मूव डाउन कर जाए, तो ऐसे में कोइंसिडेंट सीरीज है ना। और यहाँ पर जैसे कि नेशनल इनकम आपका अचानक से मान लीजिए किसी एक इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट कम हो जाए, जैसे कि वैसे तो दिक्कत बहुत समय से चल रही थी, कहाँ पर दिक्कत आपकी चल रही थी उसमें आपके ये एयर इंडिया जो एयर स्पेस एजेंसी, सॉरी वो आपकी एरोप्लेन से रिलेटेड जो भी एजेंसी थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, हाँ शायद एयर इंडिया ही थी। तो एयर इंडिया में दिक्कत सब कब से चल रही थी, लेकिन अचानक से उन्होंने रिट्रेंच करना शुरू कर दिया। तो ये क्या था, को इंसिडेंट। वैसे तो ऐसा होना था, लीडिंग इंडिकेटर था, पर ऐसा सोचा भी जा रहा था कि हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करते, पर ऐसा नहीं हुआ और कोइंसिडेंट इंडिकेटर से अचानक से एम्प्लॉयमेंट कम हो गया। इसके अलावा आप किसी भी और चीज़ों को, जैसे पेंडेमिक के टाइम पे अचानक से कई सारे जो कई इंडस्ट्री अचानक से लॉकडाउन हो गया और दिक्कत आ गई, तो ये कोइंसिडेंट इंडिकेटर हो गया, है ना। जो कोइंसिडेंट इंडिकेटर है वो अचानक से पीक करता है या तो अच्छे में या बुरे में, सिंपल सी बात है। लैगिंग सीरीज में क्या होता है कि आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, है ना, कोई भी दिक्कत आएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके, अब देखिए डिफ्यूजन इंडेक्सेस क्या होती है। हमने अभी तक कौन कौन सी पढ़ी, हमने बैरोमेट्रिक अप्रोच पढ़ा, हमने एंटिसिपेटरी अप्रोच पढ़ा, ठीक है। अब हम देखेंगे डिफ्यूजन इंडेक्स। देखिए डिफ्यूजन इंडेक्स में क्या होता है, कोई भी ऐसा इंडिकेटर जो कि मतलब मोर देन वन क्लास में या फिर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में अराइज, कोई भी अगर होता है तो हमें डिफ्यूजन इंडिकेटर में ये करना होता है। अगर आप किसी एक इंडिकेटर की बात करें तो वो एक इंडिकेटर कई जगह कई कई इंडस्ट्री में जा सकता है ना, कई कई इंडस्ट्री में आपका अपीयर हो सकता है। और मान लीजिए वो हर इंडस्ट्री में ही अच्छा है, मान लीजिए कि आप इंडिकेटर आप लेके चलते हो कि प्रोडक्शन का इंडिकेटर, तो प्रोडक्शन इंडिकेटर मान लीजिए हर एक इंडस्ट्री को अच्छे से आराम से लोन मिल रहा है, उस पर टैक्स का फायदा हो रहा है, सब लोग लोन लेकर के आराम से खूब सारा प्रोडक्शन कर रहे हैं। प्रोडक्शन पे आपने ध्यान दिया है, हाँ, तो आप सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान मत दें, आप ये देखिए कि किसने ज़्यादा डेट लेकर किया है, किसने कम डेट में अच्छा प्रोडक्शन कर लिया है, किसने किसने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर दी है, किसका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छा है। तो डिफ्यूजन इंडेक्स का मतलब होता है कि आपको डिफ्यूज करनी है चीज़ें, यानी कि कई सारी चीज़ों को एक में मिला करके फिर आपको डिसीजन लेना है कि हाँ आपको कहीं पर इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। अगर आप एक इंडिकेटर में हो जाओगे, एक इंडिकेटर को देखेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि किन्हीं पर्टिकुलर कंडीशंस की वजह से वो इंडिकेटर सारी की सारी इंडस्ट्री में एक जैसा हो, है ना, कुछ एक जैसा प्रतीत हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिफ्यूजन इंडेक्स की बात करता है। देखिए यही लिखा हुआ है कि हम एक में रिलाय नहीं कर सकते और हमें कई में रिलाय करना होगा। हमें मान लीजिए कि मान लीजिए कई 9 लीडिंग इंडिकेटर्स हैं किसी भी कहीं पर फोरकास्ट करने के लिए, राइट। तो हमें क्या करना होगा कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, डवेलिंग एक्टिविटी, प्लॉटिंग, वी फाइंड दैट। तो फिर हमें क्या करना होगा कि 6 इंडिकेटर राइज हो और 3 इंडिकेटर कम हो। तो आपको क्या करना होगा कि परसेंटेज देखने होगी, कितना परसेंटेज आपका 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 अच्छा से ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो अगर वो 50% पे है तो बेटर है, 50% से ज़्यादा है तो बेटर है, और 50% से कम है तो फिर दिक्कत की बात आ जाएगी। ओके, और मनी और स्टॉक प्राइसेस की मॉनेटरी थियोरी इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द स्टेज दैट फ्लक्चुएशन इन द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि किस तरीके का मनी सप्लाई का फ्लक्चुएशन है, जैसे कि ग्लोबल मार्केट में किस तरीके की मनी आपकी आपकी जो मनी की वैल्यू है वो ज़्यादा अच्छी हो रही है कि कम हो रही है, ये भी आपका एक काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। और ये बहुत बड़ा आपका ये फैक्टर होता है किसी भी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि आपकी किसी भी देखिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, यानी कि आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाता है। ये आपका कोई ऑस्ट्रेलिया में कोई इंडिया का बंदा है और उसने सेटअप किया है इंडस्ट्री और वहाँ पे वो बना रहा है, तो जीएनपी में ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट रेट, स्टॉक प्राइसेस, इन सब में इफेक्ट होता है आपका काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। हमें क्या करना है
कि हमें इन सारी चीज़ों को देख करके हम जीएनपी को देख सकते हैं। जीएनपी को देखेंगे तो क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ये आपका ग्रो कर रही है या नहीं ग्रो कर रही है। तो हमें यहाँ पे क्या देखिए, ये हो सकता है आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो। चलिए थोड़ा सा मनी सप्लाई के बारे में बता देते हैं। देखिए आपकी मान लीजिए कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में आपका जो डॉलर है उसकी प्राइस बढ़ गई है ना। अगर डॉलर की प्राइस बढ़ गई है तो उनका एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे डॉलर की प्राइस वहाँ की बढ़ गई, बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं अच्छी बात है। एक्सपोर्ट कम होगा, वहाँ का एक्सपोर्ट कम होगा तो उनकी जो मार्केट है वो कम हो जाएगी, श्रिंक कर जाएगी, है ना। और श्रिंक कर जाएगी तो ऑफकोर्स दिक्कत आएगी, कुछ समय तक को तो दिक्कत आएगी ही आएगी। तो ये होता है मनी सप्लाई। और मनी सप्लाई से आपकी मनी की जो वैल्यू है वो बढ़ती घटती है, और उससे स्टॉक प्राइसेस पे भी फर्क पड़ता है ना। ये आपको होप अब तो समझ में आ ही गया होगा अच्छे से। और उसी से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मान लीजिए आपके पापा ऑस्ट्रेलिया में इंडस्ट्री सेटअप किए हुए हैं, तो उनको तो एक्सपोर्ट करना है, उनका एक्सपोर्ट हो नहीं पाएगा तो दिक्कत आएगी। तो आप फोरकास्ट कर सकते हैं कि आपके पापा की इंडस्ट्री की जो स्टॉक प्राइसेस है वो बढ़ेंगे कि घटेंगे, और कब क्या वैल्यू कम होनी चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर लेवल पे, एक रेंज में कम या ज़्यादा होनी चाहिए, उससे आपको फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं, इसीलिए तो डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि यहाँ पर आपकी मैनिपुलेट करता है चाइना और इंडिया की, अपनी जो करेंसी की वैल्यू है वो कम कर देते हैं। यही तो बात हो रही थी, यही तो कई सारी चीज़ें दिक्कत में आती हैं। ओके, चलिए बात करते हैं अब आगे। इकोनॉमिक मॉडलिंग, इकोनोमेट्रिक मॉडल बिल्डिंग, सॉरी, इकोनोमेट्रिक मॉडल बिल्डिंग। देखिए इसमें क्या है, इकोनोमेट्रिक है ना, तो देखिए आपको कुछ समझ में आ रहा है ना, मेट्रिक किसमें, स्टैटिस्टिक्स में, है ना। और इकोनॉमिक्स, इन दोनों को मिला दो, इन्फ्यूज कर दो, और इनमें डेटा को लो और उसको प्रोसेस करो, उससे फोरकास्ट कर लो, और आराम से इकोनॉमिक वेरिएबल्स में जा करके डिसाइड कर लो कि आपको कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है ना। अब देखिए एक इसमें भी एग्जाम्पल तो बनता है ना। अब जैसे कि मान लीजिए कोई एक इंडस्ट्री है ना। इंडस्ट्री में आपने आपने मान लीजिए कई सारे साल का, कई ईयर्स का डेटा उठा लिया प्रोडक्शन का, और उसमें आप देख रहे हो कि प्रोडक्शन किस तरीके से इनका बढ़ रहा है घट रहा है। मान लीजिए इनका प्रोडक्शन घटता है बढ़ता है, इस तरीके से इसका ट्रेंड है। तो आप क्या देख रहे हो कि जो भी आपका लो जा रहा है, लो इज़ लोअर देन अर्लियर एंड हाई इज़ हायर देन अर्लियर, तो यानी कि ये सही है, प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, अल्टीमेटली बढ़ ही रहा है ना। तो इस तरीके से आप ये इस तरीके से समझ करके आप क्या करेंगे कि आप इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर देंगे। यहाँ पर क्या हुआ, आपने मैट्रिक्स का यूज़ किया, आपने डेटा का यूज़ किया डिसीजन मेकिंग में, है ना। एक प्योर डेटा, स्टैटिस्टिकल डेटा का आपने यूज़ किया। इस तरीके से आपने ग्राफ्स की मदद से, अलग अलग डेटा की मदद से आप इसको यूज़ करके आप डिसीजन ले सकते हैं, है ना। तो ये सिर्फ आपको देखिए, ये सिर्फ आपको ये नहीं बताएगा कि आपको यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना, आपको ये भी बता देगा कि कितना इन्वेस्ट करना है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कितने उससे ये राइज कर रहा है ना। इससे आप काफ़ी ज़्यादा मतलब एक अच्छा एक पकड़ हो जाता है कि यहाँ आपकी, आप जहाँ पर कर रहे हो जा कर के इन्वेस्टमेंट, वो आपकी मजबूत ही होगी। क्योंकि आपने देखा है ना, पिछले इतने सालों से देखा है, तो ट्रेंड जो इतने लंबा ट्रेंड होता है वो धीरे इतनी जल्दी बदल नहीं सकता, वो ये आपकी बात होती है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है कि इकोनोमेट्रिक मॉडल में भी सिंगल इक्वेशन रिग्रेशन मॉडल, और इट में कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। कई सारे इक्वेशन आप ले सकते हो, कई सारे आप ग्राफ्स ले सकते हो, कई सारे डेटा ले सकते हो। आप इन्फ्लेशन से रिलेटेड डेटा ले सकते हो, प्रोडक्शन से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड, ह्यूमन रिसोर्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उसका कैसा हो रहा है, उसकी कंडीशन, मार्केट कंडीशंस कैसी हैं, इन सारे डेटा को लेकर के आप प्रोसेस कर लो, और उसी के हिसाब से आप क्या करोगे, आप फोरकास्ट कर लोगे। अब यहाँ पर देखिए एक वर्ड जो ये रिग्रेशन मॉडल यूज़ हुआ है ना, इसको आपको मुझे बताना है कि इसका यहाँ पे क्या, क्यों रिग्रेशन मॉडल क्यों यूज़ हुआ। ठीक है, ये आपको बताना होगा मुझे। ठीक है, अब बात करते हैं अपॉर्चुनिस्टिक मॉडल बिल्डिंग। देखिए ये आपका लास्ट मॉडल है, तो इसको देख लेते हैं कि ये है क्या। इसके बाद जो इंडस्ट्री एनालिसिस है वो हम कब देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अपॉर्चुनिस्टिक मॉडल एनालिसिस, मॉडल बिल्डिंग है जो ये, तो ये जो जीएनपी होता है किसी भी कंपनी का, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, वो सेक्टोरल एनालिसिस हम लोग या तो करेंगे, या तो जीएनपी करेंगे, या तो हम अलग अलग जो फॉरकास्टिंग मेथड है उसको हम देखेंगे। अपॉर्चुनिटी का मतलब देखिए क्या, यहाँ पर कोई डेटा वेटा की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि आपने जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन, जो कुछ भी प्रोसेस किया है, उसमें आप कितनी अपॉर्चुनिटी देख पा रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने कोई बहुत ज़्यादा देखा है, कोई डेटा देखा है। मान लीजिए आप पार्ले जी की बात कर लीजिए, ठीक है। पार्ले जी कंपनीज की अगर आप बात करें, तो
उसमें भी किसी ने इन्वेस्ट किया होगा उस टाइम पे, तो उन्होंने ये देखा होगा कि ये जो कंपनी है ये कम पैसे में थोड़ा अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है, तो ये अपॉर्चुनिस्टिक है, ये आगे चल के ग्रो करेगी, है ना। तो उसमें कोई डेटा ज़रूरी नहीं कि इसमें कोई डेटा यूज़ हो, इसमें हो सकता है कि आपका थोड़ा कॉमन सेंस हो सकता है आपका थोड़ा कि आपकी जो आपकी दूरदर्शिता जिसे कहते हैं, विजनरी जो है आपके अंदर विजडम है, वो आप यूज़ करके, आप रैशनल थिंकिंग को यूज़ करके आप यहाँ पर अपना इन्वायरमेंटल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इन्वायरमेंटल एनालिसिस, आपकी कंज्यूमर की किस तरह की थॉट प्रोसेस है, आपकी जो कंट्री है वहाँ पे कैसा है, पॉलिटिकल रिलेशनशिप कैसी है वहाँ का, इंटरेस्ट रेट्स कैसे हैं, इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी लेवल पे जाकर के आप मल्टी डिसिप्लिनरी लेवल पे जाकर के आप, ठीक है, ये सब वर्ड्स इसमें नहीं लिखे हुए हैं, आपको ये सब जोड़ने, मल्टी डिसिप्लिनरी लेवल, ठीक है, मल्टीपल डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए, डाइवर्सिटी का मतलब कि आपका ये जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से अपनी जो डिमांड है उसको डाइवर्सिफाई कर सकता है, क्या ये मार्केट से ज़्यादा कंज्यूमर्स को ये सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, क्या ये एक अच्छी लॉन्ग रेंज की मार्केट को ये अपने प्रोडक्ट से फुलफिल कर सकता है। इस तरह से आपको ध्यान में रखते हुए, आपको गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उसको ध्यान में रखते हुए आपको ये, आप यहाँ पर अपॉर्चुनिस्टिक मॉडल बिल्डिंग कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कैसी है आप उसको समझ सकते हैं और फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने पढ़ा, इकोनॉमिक एनालिसिस को हमने अच्छे से देखा, इकोनॉमिक एनालिसिस करेंगे कैसे ये भी देखा। अब कुछ इसमें आपकी टेक्निकल जा सकते हैं, ज़्यादातर प्रैक्टिकल है, ये तो आप मान के चलिए जो अपॉर्चुनिस्टिक मॉडल बिल्डिंग है, मैंने वॉरेन बुफे की एक वीडियो देखी थी, तो उसमें वो ये देखते हैं कि किस तरीके से कोई एक जो एक इंडस्ट्री है वो किस तरीके से साइकोलॉजिकल हैक्स को यूज़ करके मार्केट को कैप्चर करती है। तो वो बहुत ज़्यादा अपनी स्टडी करने के बाद फिर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो इस पर बहुत ध्यान देते हैं, इस पर भी ध्यान देते हैं, इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंटरनल मैनेजमेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, बहुत कुछ, मतलब उनका तो आप देखिएगा, उनके बारे में जानिएगा। बहुत पर डे ऐसा सुना गया, ऐसा मतलब मे भी मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, पर पर डे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ें पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, उनको देखते हैं। तो ये अपॉर्चुनिस्टिक मॉडल बिल्डिंग आप उनके उसमें देख सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया अच्छे से कि हमें किस तरीके से देखना है कि किस तरीके से जो इंडस्ट्री है वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है खुद के लिए, और अगर खुद के लिए क्रिएट कर रही है तो ऑफकोर्स वो फिर इन्वेस्टर के लिए तो अपॉर्चुनिटी बन ही जाएगी इन द लॉन्ग टर्म। ओके, तो ये हमारा था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट करने के लिए। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इवन दो अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी टाइमली हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू एंड कीप यू ऑल सेफ।